ने स्थानीय लोगों को आश्वस्त किया है कि पिछली सरकारों ने गौशामहल में कोई विकास नहीं कराया। उन्होंने ये कहा कि बीआरएस सरकार के कार्यालय में कोई दिक्कत नहीं आएगी। उनकी सरकार का मकसद इसे समस्या मुक्त बनाना है। गौशामहल क्षेत्र के गन फाउंड्री में पूर्व बीआरएस कारपोरेटर ममता संतोष गुप्ता ने नेतृत्व में आयोजित आत्मीय सम्मेलन में मंत्री तलसानी, आत्मीय सम्मेलन हैदराबाद जिलाध्यक्ष दासोजू श्रवण, गौशामहल बीआरएस प्रभारी नंदकिशोर व्यास, विलाल ग्रंथशाला के पूर्व अध्यक्ष गड्डम श्रीनिवास यादव शामिल हुए हैं। और मंत्री ने कहा कि कई विकास परियोजनाएं जैसे कई नल कनेक्शन, बस्ती समिति हॉल और मछली बाजार पहले ही किए जा चुके हैं। वे गौशामहल में कोई भी विकास करने को तैयार है। तलसानी ने इस बात की आलोचना की कि बीआरएस के कारपोरेटरों ने जब वे वहां थे तो शानदार ढंग से काम किया, लेकिन वर्तमान भाजपा कारपोरेटर और विधायक धर्म के नाम पर राजनीति कर रही है। मंत्री सबिता इंद्रा रेड्डी ने जलपल्ली नगर पालिका क्षेत्र का दौरा किया है। मराठा भवन में 539 लाभार्थियों को शादी मुबारक और कल्याण लक्ष्मी चेक वितरित किए गए हैं। मंत्री सबिता ने शादी मुबारक और कल्याण लक्ष्मी चेक प्राप्त करने वाले लाभार्थियों को बधाई दी है। सरकार द्वारा 5 करोड़ 39 लाख रुपए दिए जाने के कारण 4 वर्ष में जलपल्ली नगर पालिका क्षेत्र में लाभार्थियों को 3000 चेक वितरित किए गए। सभी को सीएम केसीआर द्वारा किए गए प्रयासों को नहीं भूलने को कहा गया है। मल्काजगिरी विधायक मिनमपल्ली हनुमंतराव ने कहा कि सरकार तालाबों की सुरक्षा के लिए कदम उठा रही है। प्रमुख सचिव अरविंद कुमार और जोनल आयुक्त श्रीनिवास रेड्डी के साथ उन्होंने विनायक नगर और डिवीजन में के बांडा तालाब और रामकृष्णपुरम तालाब का निरीक्षण किया है। स्थानीय लोगों ने विधायक के ध्यान में लाया है कि तालाबों के सौंदर्यीकरण और मच्छरों से बचाव के उपाय किए जाएं। विधायक मिनमपल्ली ने कहा कि वे मल्काजगिरी विधानसभा क्षेत्र के तालाबों में जमा जलकुंभ को हटा देंगे और मच्छरों को रोकने के उपाय करेंगे। उन्होंने कहा कि सफिलगुड़ा तालाब और बांडा तालाब में जलकुंभ निकालने का काम पहले ही चल रहा है। कर्मचारियों को मच्छरों से बचाव के लिए ड्रोन से दवा का छिड़काव करने के निर्देश दिए और उन्होंने कहा कि प्रत्येक कॉलोनी में प्रतिदिन शाम को फॉगिंग की जा रही है। साथ ही अधिकारियों को वॉकिंग ट्रैक, चिल्ड्रन पार्क सहित सभी सुविधाएं उपलब्ध कराकर तालाब को विकसित करने की सलाह दी। विधायक मोटा गोपाल ने कहा है कि भाजपा नेता झूठा प्रचार कर रही है। उन्होंने मुशीराबाद विधानसभा क्षेत्र में विकास कार्यों के लिए राशि स्वीकृत की है। बोलकपुर और हेरिटेज फंक्शन हॉल में आयोजित एक आध्यात्मिक सभा में उन्होंने ये बात कही है। उन्होंने भाजपा पर लोगों को गुमराह करने का आरोप लगाया है। मोटा गोपाल ने कहा कि पिछले 4 साल में उन्होंने दिखाया है कि लोग तथ्यों पर ध्यान दे रहे हैं, जो किसी पूर्व विधायक ने नहीं दिया। वह लगातार बोलकपुर विधानसभा क्षेत्र में लोगों के बीच जनता की समस्याओं को हल करने के लिए कड़ी मेहनत कर रहे हैं। यह देखकर वे सहन नहीं कर पा रहे हैं। भाजपा नेता अपने राजनीतिक फायदे के लिए बीआरएस के खिलाफ झूठा प्रचार कर रही है। उन्होंने विश्वास जताया कि बीआरएस जो विकास कर रही है उससे जनता एक बार फिर आगामी चुनाव में जीत हासिल करेगी। दासाजू श्रवण ने कहा कि सीएम केसीआर द्वारा शुरू की गई कल्याणकारी योजनाओं से राज्य में बीआरएस सरकार का गठन निश्चित है। भाजपा नेता विकास को भूल गई है और बीआरएस नेताओं पर केवल झूठे आरोप लगा रही है। वाईएसआरटीपी पॉलिटिकल एक्शन कमेटी की बैठक हो चुकी है और इस मौके पर पीएसी सदस्य गट्टू रामचंद्र राव ने तेलंगाना सरकार की आलोचना की है। उन्होंने कहा कि वाईएसआरटीपी की घेराबंदी जारी है। वाईएसआरटीपी के कार्यकर्ताओं का पर्दाफाश नहीं हो रहा है, वे नाराज है, वे पार्टी कार्यालय आने की अनुमति मांग रही है। रामचंद्र राव ने नाराजगी जताई। पुलिस उनकी पार्टी के नेताओं के घरों के पास प्रतिबंध लगा रही है। उन्होंने कहा कि वे बेरोजगारों की ओर से लड़ाई लड़ेगी और टीसी के जरिए हम हर वर्ग के लोगों को शामिल कर लड़ाई लड़ रहे हैं। कहा जाता है कि पुलिस ने सर्वदलीय के तत्वाधान में शुरू किए गए विरोध। पूर्व मेयर बोंतूर राममोहन और चौरापल्ली डिवीजन के सीरी गार्डन में कारपोरेटर बोंतूर श्रीदेवी के निर्देश पर इफ्तार पार्टी का आयोजन किया गया और इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि प्रदेश के गृह मंत्री महमूद अली थे। इस मौके पर तेलंगाना सरकार ने हर मुस्लिम गरीब परिवार को रमजान किट मुहैया कराई है। महमूद अली ने कहा कि सीएम केसीआर मुसलमानों के विकास के लिए प्रतिबद्ध है। इस कार्यक्रम में मुस्लिम धर्म गुरुओं, मुस्लिमों, बीआरएस पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। जो बीआरएस पार्टी है, जो साबिक़ा में टीआरएस थी, क्योंकि आप जानते हैं सरहदों के हाल, अतराफ के हाल ये है, क्या हाल है मुसलमानों का। हर जगह कत्ल आम हो रहा है, हर जगह तबाही है और अल्लाह ताला ने हमें बहुत अच्छा लीडर
नसीब फरमाया जो हमारे महान और महात्मा लीडर है KCR साहब, जो अमन चाहते हैं, अमन के साथ हम लोग गंगा जमुना तहजीब जो हमारे तेलंगाना में, उसकी मिसाल कहीं नहीं मिल सकती। यकीनन हम लोग बड़े सुकून में, TRS पार्टी बनाई गई थी, तेलंगाना तरक्की कर रही है, वो है तेलंगाना स्टेट। आप लोग बड़े बड़े बातें करते हैं, गुजरात मॉडल भी इससे पहले कहा गया, और हकीकत में अगर तेलंगाना मॉडल हिंदुस्तान में नंबर 1 है। और हमारे मेयर साहब और डिप्टी मेयर साहब की जोड़ी बहुत अच्छी थी, दोनों मिलकर KTR साहब के हाथ मजबूत करें। और आप जानते हैं हमारा जो हाईटेक सिटी है, अगर आप जाकर देखेंगे, नारसिंगी देखेंगे, तो ऐसा दिखेगा आपको कि दुबई की तरह बन चुका है। शहर के डिप्टी मेयर श्रीलता ने कहा, रमजान के पवित्र दिन को हर मुसलमान के बीच हर्षोल्लास के साथ मनाने के नेक उद्देश्य से CM KCR रमजान तोहफा बांट रहे हैं। BRS श्रम विभाग के अध्यक्ष मोती शोभन रेड्डी के साथ तारनाका डिवीजन में हनुमान नगर के मुस्लिमों को रमजान तोहफा बांटा गया। इस अवसर पर आयोजित बैठक में उन्होंने कहा है कि BRS सरकार देश की एकमात्र ऐसी सरकार है जो हिंदू, मुसलमान और ईसाई के साथ समान व्यवहार करती है। उनके त्योहारों के लिए KCR बतुकम्मा साड़ी, रमजान के तोहफे और क्रिसमस उपहार प्रदान करती है। उन्होंने कहा कि CM KCR ने अल्पसंख्यक कॉलेजों, स्कूलों, गुरुकुलों, शादी मुबारक, मुस्लिमों के लिए इमामों को वेतन जैसी कई चीजें पेश की है। इस अवसर पर याद दिलाया गया कि तेलंगाना सरकार धार्मिक सद्भाव के प्रतीक के रूप में विभिन्न कार्यक्रम चला रही है। इस कार्यक्रम में अल्पसंख्यक नेता, BRS के वरिष्ठ नेता व कार्यकर्ता शामिल हुए हैं। दक्षिण मध्य रेलवे के GM अरुण कुमार ने कहा है कि दक्षिण मध्य रेलवे को इस साल माल ढुलाई से 13,051 करोड़ और यात्रियों से 5,140 करोड़ रुपए मिले हैं। उन्होंने कहा, पिछले साल कुल आय 14,266 करोड़ थी और इस साल कुल आय 18,973 करोड़ रही है। Mostly Andhra, Telangana, Maharashtra and a very small portion of Karnataka, Madhya Pradesh and Tamil Nadu. We have 6 divisions: Secunderabad, Hyderabad, Vijayawada, Guntakal, Guntur and Nanded. So 2 are in Telangana, 3 in Andhra Pradesh and 1 in Maharashtra. We have 713 stations on our network and we run 665 trains daily. Out of that 343 are mail express trains, 217 are passenger, and then we run MMTS services also, 86 services and 19 train on demand services. And we have 7 workshops to meet our requirement, like coach overhauling, wagon overhauling, then engineering workshop, then S&T workshop. We also have EMU, MEMU and DEMU sheds for maintenance of EMU, MEMU and DEMU. We have 2 sheds in Maulali, one is for EMU, other is for DEMU, and we have one at Rajamandri for MEMU and at Vijayawada for DEMU. Now I'll come to the performance highlights of the previous year. The gross originating revenue. So SCR has achieved 18,973.14 crores, which is quite high as compared to last year. Even this is the best ever figure, as the previous best was 15,708 in 18-19. As far as capital expenditure is concerned, we have spent 9,040 crores as against 6,980 crores in the last year, which is 2,058 crores higher than the previous year, that is 30% higher. Apportioned revenue, I'll just explain the word apportioned revenue. Actually what happens, as a passenger books a ticket from Secunderabad to Delhi, the earning which is earned by Secunderabad is counted as originating earning, but the portion of that which is travelled in other zonal railways, that is apportioned to those railways. Similarly, the ticket is bought from Delhi to Secunderabad, the originating earning goes to Delhi, but the portion in which the person travels on South Central Railway, that apportioned money comes to us. So basically actual earning is the apportioned earning. So gross apportioned revenue during 22-23 was 21,636 crore, which is 28% higher than the previous year, and this is the best ever figure. अग्निशमन विभाग के साप्ताहिक समारोह के तहत हाईटेक से सिकंदराबाद तक
दमकल कर्मियों ने विशाल रैली का आयोजन किया और रैली की शुरुआत फायर डीजी नागिरेड्डी ने झंडा लहराकर की है। हाईटेक से यह कुकटपल्ली, वाई जंक्शन, एरागुड्डा, एसआर नगर, अमीरपेट, बेगमपेट और पैराडाइज क्षेत्रों से होते हुए सिकंदराबाद पहुंची है। फायर डीजी नागिरेड्डी ने कहा कि आग दुर्घटनाओं को नियंत्रित करने के लिए सभी उपाय किए जा रहे हैं। बहुमंजिला इमारतों के मालिकों और सिनेमा थिएटरों और शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के प्रबंधकों को खतरे के प्रति सतर्क रहना चाहिए। उन्होंने कहा है कि अग्निशमक मानकों का पालन किया जाना चाहिए। डीजी नागिरेड्डी ने कहा कि शुष्क मौसम के दौरान बढ़ते तापमान के अलावा आग फैलने का भी खतरा होता है। चिकित्सा विशेषज्ञों ने आवाज के महत्व को पहचानने और उचित सावधानी बरतने की सलाह दी है। विश्व आवाज दिवस के अवसर पर बंजारा हिल्स के सेंचुरी अस्पताल में वॉइस एयरवेज स्वॉलोइंग एंड केयर ऑफ प्रोफेशनल वॉइस नाम से एक विशेष विभाग खोला गया है। मेलोडी वॉयस क्लिनिक के सहयोग से वॉयस सर्जन डॉक्टर वी फणींद्र कुमार के नेतृत्व में औपचारिक रूप से लॉन्च किया गया। इस कार्यक्रम में फिल्म संगीत निर्देशक आरपी पटनायक और नांदेडला भास्कर राव शामिल हुए हैं और सेंचुरी अस्पताल के उपाध्यक्ष ने कहा इस विभाग की शुरुआत आधुनिक सुविधाओं से की गई है। हेमंत कोकुटला आधुनिक चिकित्सा उपचार के बारे में डॉक्टर वल्लूरी फणींद्र कुमार ने समझाया। उन्होंने कहा कि यह सिनेमा, मीडिया, डबिंग और शिक्षण के क्षेत्र में काम करने वालों के लिए उपयोगी होगा। इस कार्यक्रम में हॉस्पिटल चेयरमैन डॉक्टर गंगाधर राव, डॉक्टर द्वारकानाथ रेड्डी, कई भाषण, रोग वैज्ञानिक और ऑडियोलॉजिस्ट ने भाग लिया। शहर में मौसम समय समय पर करवट ले रहा है। कभी मौसम सर्द होता है तो कभी गर्म होता है। ऐसे हालात होते हैं जिसका अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। सूरज की तापिश बारिश का कोई असर नहीं है। लोग बाहर आने के लिए डर रहे हैं। आने वाले दिनों में तापमान 40 डिग्री से ऊपर रहने की संभावना है। डॉक्टर लोगों को सतर्क रहने की सलाह दे रहा है। तेलंगाना के साथ साथ संयुक्त रंगारेड्डी जिले में भी सूरज चमक रहा है। तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर रिकॉर्ड किया गया है। आदिलाबाद जिले के छपराला और भदाद्री कोठागुडेम जिले के जलुरुपाडू में सबसे अधिकतम तापमान 43.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। बढ़ते तापमान के कारण राज्य भर में लू लगने से मंगलवार को 3 लोगों की मौत हो गई। इनमें 2 मंचिरियाला जिले में और 1 ननवर जिले में कार्यरत है। काम के सिलसिले में बाहर निकले लोग धूप की तापिश से कांप रहे हैं। भानु के घमंड में आकर किसानों ने कई जगहों पर धान की कटाई बंद कर दी है। धान कटाई की मशीन नहीं होने से धान के गिरने की चिंता किसानों को सता रही है। हैदराबाद मौसम विज्ञान केंद्र ने खुलासा किया है कि आने वाले दिनों में धूप तेज होगी और मई के अंत तक धूप की तीव्रता ऐसी ही रहेगी। आईएमडी ने स्पष्ट किया है कि हवा में नमी कम होने से दिन का तापमान अधिक दर्ज किया जा रहा है। आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा उगती सूरज की पृष्ठभूमि में ग्रीष्मकालीन विशेष कार्य योजना लागू करने के आदेश के बावजूद आरोप है कि संबंधित विभाग ज्यादा ध्यान नहीं दे रहा है। हालांकि स्वास्थ्य और चिकित्सा मंत्रालय को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों और सरकारी अस्पतालों में काम करने वाले कर्मचारियों, आशा कार्यकर्ताओं और पैरामेडिकल स्टाफ को कड़ी धूप को देखते हुए बरती जाने वाली सावधानियों के बारे में प्रशिक्षण देना है और विशेष बिस्तरों की व्यवस्था की जानी है। सनबर्न पीड़ितों के लिए ऐसी आलोचनाएं हैं कि इसमें से कोई भी बड़े पैमाने पर लागू नहीं किया गया है और ऐसा नहीं लगता है कि आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा लोगों को लू लगने की चेतावनी समय समय पर देने के निर्देशों का पालन किया जा रहा है। लोगों का कहना है कि आंगनबाड़ी और स्वास्थ्य केंद्रों में ओआरएस के पैकेट उपलब्ध कराने के फैसले को लगभग कहीं भी लागू नहीं किया जा रहा है। वही दूसरी ओर विशेषज्ञ वातानुकूलित कमरों में ज्यादा समय नहीं बिताने और फिर धूप में निकलने की चेतावनी देते हैं या फिर 40 डिग्री की चिलचिलाती धूप में 18 डिग्री से कम तापमान वाले वातानुकूलित कमरों में वापस चले जाते हैं। एक ही समय पर और कुछ तो तेज धूप से निकलने के तुरंत बाद ही स्नान कर लेते हैं। वे चेतावनी देते हैं कि ऐसा करना सही नहीं है। शरीर में अचानक तापमान में उतार चढ़ाव के कारण यह सनबर्न का कारण बनता है। डॉक्टर का कहना है कि धूप से निकलने के बाद कमरे में तापमान में कुछ देर
कमरे में बिताए, तुरंत एसी न लगाए और न ही नहाए। अगर आप धूप की वजह से घर पर हैं तो भी यह तय है कि आपको गर्मी लगेगी। ऐसे समय में शरीर का सारा पानी पसीने के रूप में निकल जाता है। डॉक्टर का कहना है कि बहुत से लोग घर पर रहने के इरादे से तरल पदार्थ नहीं लेते हैं, नतीजतन शरीर का सारा पानी खत्म हो जाता है और अतः सनबर्न हो जाता है। पीएनआर फाउंडेशन सुरेपल्ली रामुलम्मा चैरिटेबल ट्रस्ट ने काचीपुड़ी नृत्यांगना और गुरु स्नेहा रामचंद्रन की सेवाओं के सम्मान में लीजेंडरी अवार्ड प्रदान किया है। पुरस्कार पाने वाले स्नेहा ने कहा कि रविंद्र भारती में आयोजित इस कार्यक्रम में हम कुचिपुड़ी की भारतीय सांस्कृतिक कला को विश्व में फैलाने का काम करेंगे। विद्यार्थियों को कला के साथ साथ सेवा भाव भी अपनाना चाहिए और उन्होंने कहा है कि भले ही उन्होंने बीटेक पूरा कर लिया है, लेकिन कला के प्रति जुनून के साथ कुचिपुड़ी में छात्रों को पढ़ा रहे हैं। उन्होंने यह भी कहा कि वह कुष्ठ रोग उन्मूलन के लिए तेलंगाना के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में कड़ी मेहनत कर रही है। स्नेहा रामचंद्र ने कहा कि उन्होंने अपनी सेवाओं के सम्मान में पुरस्कार को प्राथमिकता देने की जिम्मेदारी बढ़ा दी है। वह भविष्य में और अधिक सेवा कार्यक्रम करेंगे और समाज के कल्याण के लिए काम करेंगे। फिल्म अभिनेता डीजे टिल्लू फेम सिद्धू जोनल गड्ढा और प्रसिद्ध बैडमिंटन खिलाड़ी सानिया मिर्जा की बहन आनम मिर्जा ने नवीनतम खेल मनोरंजन का प्रसार करने के लिए कोम्पल्ली में गेम जोन के नए स्थापित हॉल का उद्घाटन किया है। बच्चों और युवाओं को संपूर्ण मनोरंजन प्रदान करने के लिए यहां लगभग 100 खेल, वीआर गेम्स, बॉलिंग एली और पार्टी जोन स्थापित किए गए हैं। सिद्धू जोनल गड्ढा ने कहा है कि गेमिंग जोन एक ऐसा क्षेत्र है जो आनंद को दोगुना कर देता है। यह क्षेत्र निश्चित रूप से बच्चों और युवाओं को आकर्षित करेगा। शरीर और दिमाग को तेज करने के लिए यहाँ खेल मैदान तैयार किया गया है। हॉल ऑफ गेम के निदेशक हितेश चंदानी ने कहा कि नवीनतम गेमिंग ऑफ यहाँ लाना बहुत खुशी की बात है। आप अपने परिवार के साथ आ सकते हैं और यहाँ खुशी खुशी अपना समय बिता सकते हैं। 4 लेन बॉलिंग एली, पार्टी जोन और फूड कोर्ट के साथ साथ यहाँ